मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, प्रतिदिन भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला का एक एक शब्द आपके सामने सुनाया जा रहा है। ये जो शब्द है इनका बड़ा महत्व है, अपने आप में बहुत सार लिए हुए हैं। और यदि वर्णमाला का एक भी अक्षर हमने फॉलो कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो ये समझ लीजिए फिर अगले जन्मों में हमारी आत्मा का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। बंधुओं, कहते हैं मोक्ष बहुत दूर है, इतनी दूर है, अगर ये पूछा जाए कि प्रभु मुझे मोक्ष कब मिलेगा, तो शायद ऐसा भी हो सकता है, एक अनुमानित बात कर रही हूं, जितने आकाश में तारे हैं उतने जन्म मरण और करने पड़े तब जाके मोक्ष मिले। पूछे प्रभु मोक्ष कब मिलेगा, हमारी करनी कितनी है कितनी नहीं। ऐसा भी हो सकता है जितना सागर में जल है उस जल की एक एक बूंद को मिलाया जाए उतने हमें जन्म मरण करने पड़े। और ऐसा भी तो हो सकता है यदि हम अच्छे कर्म करें, पापों से बचे, पुण्यों के काम करें, दान करें, तप करें और प्रभु महावीर ने जो उपाय बताए हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, यदि उनकी आराधना करें तो वो कर्म मुट्ठी भर रह जाते हैं। और जब कर्म मुट्ठी भर रह जाते हैं तो जन्म और मरण भी मुट्ठी भर रह जाते हैं। लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ती है और साधना के लिए प्रभु महावीर से जुड़ना बहुत जरूरी है। प्रभु महावीर कहते हैं साधना की शुरुआत किसी जंगल या गुफा से नहीं करनी, साधना की शुरुआत बाहर जाकर नहीं करनी, निर्जन वनों में नहीं करनी, कुएं के मुंडेर पर बैठकर नहीं करनी, शेर की गुफा में बैठकर नहीं करनी। साधना की शुरुआत यदि करनी है तो अपने घर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से शुरुआत करनी। जो साधक होता है ना, वो कहीं पर भी चला जाए, घर में, जंगल में, वन में, वो वहीं पर ही उस भूमि को साधना की भूमि बना देता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि साधना की शुरुआत सबसे पहले आपको अपने घर से करनी है। यदि आपका घर सध जाए तो बाहरी वातावरण अपने आप ही सध जाएगा। यदि हमारा घर नहीं सधा हुआ, हमारा मन नहीं सधा हुआ, तो बाहरी वातावरण चाहे कितना भी अनुकूल क्यों ना हो, वहां पर भी हम साधना करने के लिए यदि बैठना चाहे तो हमारा मन नहीं टिकेगा। इसलिए प्रत्येक कार्य की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। आपके सामने वर्णमाला का अक्षर चल रहा था, औ से औरत। औरत बंधुओं, जिसे एक महान दर्जा दिया गया इस संसार में, नारी का समय समय पर समाज में महान इतिहास रहा है। जो कोई नहीं कर सका वो कार्य नारी शक्ति ने अपनी सूझबूझ से करके दिखाया। जहां सब हार जाते हैं वहीं नारी शक्ति अपनी सूझबूझ के द्वारा विजित होकर लौटी है। सनातन परंपरा में इतिहास साक्षी है कि जब जब दुष्टों का संहार करने के लिए त्रिदेव भी असमर्थ हो गए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब असमर्थ हो गए थे, तब देवी पार्वती ने शक्ति का रूप धारण करके
कभी दुर्गा बनकर, चामुंडी बनकर, त्रिशला और शीतला माता बनकर, काली माता बनकर, भवानी माता बनकर, महिषासुर मर्दिनी बनकर दुष्ट राक्षसों का संहार किया, उन पर विजय प्राप्त की। इसलिए नारी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। यदि उस शक्ति का सदुपयोग किया जाए और यदि सदुपयोग ना किया जाए, नारी अपने आप को अबला ही समझती रहे, निर्बला ही समझती रहे, यही सोचती रहे कि मैं तो नारी हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो अबला हूं, मैं क्या कर सकती हूं, तो वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जिनमें हौसला हो, मथुरा देवी जी जैसा, सती चंदन बालाजी जैसा, सोमा जैसा, सुभद्रा जैसा, सीता जैसा हौसला हो, तो वो नए नए इतिहास भी रच दिया करती है। तो आप सभी सुन रहे थे कि नारी का घर में, समाज में, देश में एक बहुत बड़ा योगदान है बंधु। और आजकल तो नारी जाति का बहुत सम्मान बढ़ रहा है। हमारे देश में एक प्रमुख पद, सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, और ये पद किसके हाथों में है जी? एक नारी के हाथ। और वो पद, उस पद का कितनी कुशलता से वहन कर रही है, सब देख रहे हैं। उसी प्रकार नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए और नारी चाहे तो घर को नरक बनाए। नारी चाहे तो कलेशमय वातावरण स्थापित करके घर वालों को भी कलेशमय बना देती है, और नारी चाहे तो घर में सुख और आनंद का संचार भी कर सकती है। इसी विषय में पहले चर्चा की थी और आज भी कुछ चर्चाएं इसी विषय में करते हैं कि नारी यदि सुघड़ है, नारी यदि समझदार है, नारी यदि अपने घर को सहेज कर ये सोचे घर छोटा है तो क्या हो गया, घर झोपड़ी जैसा बना हुआ है तो क्या हो गया, इस झोपड़ी को ही महल बना दे, यदि उसी में वो एक अच्छा वातावरण बना के रखे तो वो झोपड़ी भी महल बन जाती है। और रहते तो महलों में हो और सारा दिन कला कलेश का वातावरण हो, साफ सफाई ना हो, और इस तरह से वो नारी सारे सामान को अव्यवस्थित रखे, तो वो महल जैसा घर भी कैसा लगेगा। अरे भाई क्या इतना बड़ा महल है, लेकिन घर की दशा देखो, झुग्गी झोपड़ियों से भी बदतर हो जाती है। बंधु, गुरु जी महाराज एक कथा सुनाया करते हैं, बड़ी सुंदर कथा है नारी की, और वो कथा है नारी सती विद्यावती रानी की। विद्यावती रानी अपने राजा के साथ हाथी की सवारी कर रही थी, बड़ा सुंदर वातावरण था, तो राजा ने कहा चलो थोड़ा बाहर भ्रमण करके आते। सवारी कर रही थी, भ्रमण, नगर भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते करते राजा ने क्या देखा कि नगर के सड़क के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी है, और उस झोपड़ी के बाहर एक लकड़हारा सिर पर लकड़ियों का गट्ठड़ बांधे हुए वहां पर आ रहा। दरिद्र, महादरिद्र, दरिद्र भी जिसको देखकर शर्मा जाए ऐसा वो दरिद्र। कमर झुकी हुई है, शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया है, मांस तो दिखाई नहीं देता, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है, जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है उस व्यक्ति के ऊपर। ऐसा कमजोर निर्बल शरीर, लकड़ियों का एक भारी ढेर उसके सिर पर। राजा ने उसको देखा, देखकर दया आ गई, और दया में क्या बोले राजा, रानी देख रही हो तुम, बेचारा कितना दरिद्र है, कितना गरीब है, घर की दशा देखो, इसके खुद की दशा देखो, तन पर एक फटी हुई धोती पहने हुए है, क्या दशा है इसकी। शायद ही संसार में इस जैसा दरिद्र कोई होगा। रानी विद्यावती ने बात सुनी और एक बात कह दी, हाँ महाराज,
देख तो रही हूं, लगता है कि जो इस घर की नारी है, यानी जो इसकी पत्नी है, वो सुघड़ और समझदार नहीं है। वो फूहड़ होनी चाहिए, वो आलसी और प्रमादी होनी चाहिए, ना समझ होनी चाहिए। और इसकी दशा से लग रहा है कि इसकी नारी कोई ज्यादा समझदार नहीं, मूर्ख प्रतीत हो। राजा को बड़ी हैरानी हुई। बताओ, दरिद्र है ये, तो इसमें नारी का क्या हाथ? राजा कहने लगे, रानी ये तुम कैसे कह सकती हो कि इसकी नारी मूर्ख होगी और इसलिए इसकी ये दशा है? कहते महाराज, जिस घर की नारी सुघड़ और समझदार होती है, बुद्धिमान होती है, वो एक छोटी सी झोपड़ी को भी महल बना सकती है। लेकिन जिस घर की नारी आलसी, प्रमादी, ना समझ होती है, वो महल को भी झोपड़ी बना दे। कहते क्या तुम ये बात मानती हो? हाँ महाराज, मानती हूं। तो राजा को ऐसा लगा कि ये तो मुझे सुना रही है। तो राजा कहने लगा, रानी इसका मतलब मैं राजा हूँ, समझदार हूँ, आज मेरे पास वैभव है, सत्ता है, तो उसमें तुम्हारा भी हाथ है। रानी मुस्कुराती हुई कहने लगी, हो सकता है महाराज, मैं आपकी रानी हूं तो कुछ ना कुछ हाथ तो मेरा भी होगा, कुछ ना कुछ साथ तो आपका मैंने भी दिया होगा। राजा के अहंकार को चोट पहुंची। और अहंकार किस बात का? कि हमेशा पुरुष नारी को अबला मानता आया है, पैरों की जूती मानता आया है। पुरुष ने हमेशा यही सोचा है कि पुरुष का गौरव इसी में है कि वो नारी को धमका कर रखे और अपने पैरों की जूती बनाकर रखे। और इतना ही नहीं, जब मन आया हाथ उठा दो, जब मन आए मार दो, जब मन आए गाली गलौज कर दो, क्योंकि वो नारी है, ऐसा वो कर सकता है। लेकिन यहाँ रानी कह रही है कि मैं, अगर स्त्री चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। राजा ने कहा, रानी ये जो तुम कह रही हो ये बात मुझे जची नहीं। कहते महाराज देखो, मानने के ऊपर बात है, अब जचे या ना जचे। कहते क्या तुम इस व्यक्ति का भविष्य बदल सकती हो? अगर व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं हो सकता महाराज, बदल सकती। ठीक है, हाथी से नीचे उतरो। उसी समय राजा ने क्या कहा, हाथी से नीचे उतरो। कहते क्षमा करें महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कहते जो मैं कह रहा हूं तुम्हें वही करना। रानी हाथी से नीचे उतर गई। कहने लगा, जाओ, आज से तुम इसी के साथ रहो, इसी के घर में रहो, और मैं भी देखता हूं कि एक नारी इस दरिद्र को कैसे अमीर बना सकती। महाराज, इतनी सी बात के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा सुना रहे हो? रानी ये बात छोटी नहीं है। अगर तुमने ये माना है कि नारी समझदार हो तो क्या नहीं कर सकती, तो करके दिखाओ ना फिर। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। रानी चलने लगी तो राजा ने कहा, महारानी जी ये जो आभूषण पहने हुए है ना, ये आभूषण मेरे महलों के हैं, ये आभूषण उतार के जाओ। रानी को बड़ा दुख हुआ कि देखो पुरुष का अहंकार कहां तक पहुंच जाता है। उसने कहा, हाँ महाराज ये तो मैं भूल ही गई। रानी ने मंगलसूत्र छोड़कर सारे के सारे आभूषण उतारे, गठड़ी बांधी राजा को। महाराज अब तो जब कभी किस्मत में होगा तभी मिलन होगा, उससे पहले मैं आपको अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगा। राजा आगे बढ़ गया, रानी वहां पर उतर गई और उतरकर कोई मन में गिला शिकवा नहीं, कोई मन में मनमुटाव का भाव नहीं। एक अवसर मिला है, यदि मुझे ये सिद्ध करने का अवसर मिला है कि नारी समझदार हो तो क्या नहीं कर सकती, तो ठीक है, सिद्ध करके दिखाएंगे, परीक्षा है। रानी बिल्कुल साधारण वस्त्रों में आगे जाती है, उस लकड़हारे के पास गई और कहने लगी, भैया मैं एक बेसहारा महिला, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं आपके साथ क्या आपकी झोपड़ी में रह सकती हूँ? वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, अरे लगता तो तुम
देखने से तो लगती हो किसी अच्छे घर की हो, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? हम तो घर में पहले ही 4 प्राणी हैं, हमें एक टाइम की रोटी नसीब नहीं होती। अगर तुम भी हमारे साथ रहने लग जाओगी तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? तुम्हारा भोजन पानी का इंतजाम कैसे होगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया उसकी आप चिंता मत करो, मेरे भोजन पानी का इंतजाम मैं खुद करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, आपके साथ मजदूरी करूंगी, लेकिन मैं आपके साथ इसी झोपड़ी में रहना चाहती। रानी ने ज्यादा कहा, वो उसको पता नहीं था कि ये रानी है, सामान्य महिला समझकर उसने कहा ठीक है रह लो भाई। उसे वो अपनी झोपड़ी में ले आया। पहले तो उसकी पत्नी ने देखा, देखते ही एकदम से आग बबूला हो गई। ये कौन है, किसको लेकर आ गए? कहते मेरी बहन है, धर्म की बहन बनी है, इस बिचारी का इस संसार में कोई नहीं है, ये कहती है कि मुझे आप अपने साथ रखें। अच्छा, घर में 4 व्यक्तियों की कमी कम थे क्या जो इसको और ले आए? अरे भाई हमारे घर का गुजारा नहीं होता, इसको रोटी कहाँ से देंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, धीरे बोलो, सब ठीक हो जाएगा। बेचारी बेसहारा है, हमारे साथ रहना चाहती है तो रह लेगी। लेकिन पत्नी मानी नहीं, बड़बड़ कर बोल रही थी। रानी ने उसको समझाया, बहन आप परेशान मत होना, मेरे खाने की चिंता मत करना, जो होगा रूखा सूखा मैं वही खा लूंगी, नहीं होगा तो पानी पी के सो जाऊंगी, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए आपके यहाँ रहना चाहती। ठीक है, मन तो नहीं था, फिर भी रख लिया। उस समय रानी ने अपने साधारण कपड़े पहने, साधारण कपड़े पहनकर बस वो तो लग गई तैयारी में। भैया आप लकड़ियों का गट्ठर ले आए? हाँ ले आया। ठीक है, आप इस गट्ठर को क्या करोगे? कहते बहन बाजार में बेच कर आऊंगा। कितने पैसों का बेच कर आओगे? 10 पैसे का बेच कर आऊंगा। भैया ऐसे नहीं, अब जो मैं कहूं वो करना। घर में 2 जवान लड़के थे, उसने उस लकड़ी के गट्ठर के 3 गट्ठर बनाए, थोड़े थोड़े, और एक गट्ठर अपने भाई को दिया, 2 गट्ठर जो उसके बच्चे थे उनको दिया, और उनको कहा आज से बाजार में लकड़ियां बेचने तुम भी जाओगे, और देखो 10 पैसे से कम लकड़ी मत बेचना। तीनों चल दिए, बाजार में गए और तीनों के तीनों 10-10 पैसे की लकड़ियां बेच कर आए। रोज कितने कमाते थे जी? हाँ, रोज एक गट्ठर बिकता था 10 पैसों में। आज 3 गट्ठर बिके कितने पैसों में? 30। 20 पैसे का फायदा हो गया। अब 20 पैसे का फायदा हो गया, घर में आज औरत आई और आज ही फायदा हो गया, परिवार को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा क्या किया, 10 पैसे का खाना मंगवाया, सबने भरपेट खाना खाया, 20 पैसे बचा कर रख लिए। कल जब भाई लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा, उसने उन दोनों बच्चों को बुलाया, कहा बच्चों तुम घर में खाली बैठकर क्या करोगे, जाओ मैं तुम्हें एक एक पैसा दूंगी और तुम भी बजा अब अपने पापा के साथ जाकर लकड़ियां काट कर लेकर आओ। अब तीनों गए, अब तीनों ने अब ट्रिपल लकड़ियां काटी, 3 गुना लकड़ियां काटकर तीनों अपना अपना गट्ठर बनाकर ले आते हैं। अब उसने उस गट्ठर के कई भाग किए और कहा कि हर गट्ठर को इतने इतने पैसों में बेचना है। जब वो लकड़ियां बेच कर आए, आज उनको 90 पैसे का मुनाफा। अब क्या हुआ, 10-20 पैसों का खाना आया, 10-20 पैसों के कपड़े आए, कुछ पैसे बचा लिए गए और उसने बच्चों को भी उपहार स्वरूप पैसे दिए और मिट्टी और गोबर का लेप बनाया, पूरे घर को बड़े सुंदर ढंग से लेप करके जचा दिया, संवार दिया। जो सामान बिखरा हुआ था उस सामान को संवार दिया, घर की बढ़िया सी साफ सफाई कर दी। घर में यदि किसी चीज की कमी थी, पैसे देकर वो चीज भी मिल। अब लगता है ये घर है। पत्नी बड़ी खुश हो गई, कमाल है, ऐसी ननद तो सबकी होनी चाहिए जो घर को ऐसे संवार दे, सजा दे। कहने लगे दीदी मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, आपने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। कहते कोई बात नहीं भाभी, अभी देखना आगे आगे क्या हो। अब वो उन बच्चों को खाली समय में पढ़ाने लगे।
और खुद ने भी एक सेठ से बात की और सेठ ने उसके बुद्धिमानी पर प्रसन्न होकर कह दिया, भाई क्या तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगी? उसने कहा हाँ पढ़ा दूंगी, इतने पैसे लूंगी। और अब सेठ की लड़की उसके पास पढ़ने लगी, और भी सेठों के बच्चे उसके पास पढ़ने लगे, अच्छी कमाई हो गई। और अच्छी कमाई से अब घर भी बहुत अच्छे ढंग से चलने लगा। और उसने जो पैसे बचे हुए थे अपने भाई को दिए और कहा, जाओ इन पैसों से थोड़ी सी रुई खरीद के लेकर आओ, चरखा खरीद के लेकर आओ। और जब वो सामान घर में आया, अब वो और उसकी भाभी उससे सूत काटने लगे, और सूत काट काट कर अब वो बाजार में बेचने लगे। अब और भी ज्यादा कमाई होने लगी। सेठ उस पर बड़ा प्रसन्न था। सेठ ने कहा कि विद्यावती, यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। उसने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं अपने बच्चों को क्या व्यापार करवाना चाहती हूँ। सेठ ने पैसे उधार दिए और उसने अब उन दोनों बच्चों का व्यापार करवाया, दोनों को सिखाया ऐसे करना, ये काम ऐसे करना। चंदन की लकड़ी का व्यापार करने लगे, और लकड़ियां आती है अच्छे अच्छे भावों में बिकती है। अब वो छोटी सी झोपड़ी से एक मकान बन गया। अब वो मकान से एक बहुत बड़ा महल तैयार हो गया। धीरे धीरे दिन पलटने लगे, घर के कपड़े बदल गए, नक्शा बदल गया, और खाना पीना बदल गया, फर्नीचर की जगह फर्नीचर हो गए, रथ आ गया, सब कुछ आ गया। भाग्य ने करवट बदली, ऐसे बदली जैसे मानो घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया हो। व्यापार बढ़िया चलने लगा। अब वो जो उसका भाई था वो नगर सेठ बन गया। अब वो दान देने लगा, नगर में उसकी पहचान बन गई। सब कुछ बहुत अच्छा, जो भी काम करता अपनी बहन से पूछ कर करता। 2-3 साल के अंदर अंदर पूरा घर का नक्शा बदल गया। एक दिन विद्यावती रानी बैठी हुई सोच रही थी। बहुत बहुत दिन हो गए वे राजा से मिले, अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। राजा को बताना तो चाहिए कि नारी यदि समझदार हो, नारी यदि सुघड़ हो, पढ़ी लिखी हो, और यदि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अब उसने अपने भाई को कहा, भैया अब आपके पास सब कुछ हो गया, आप नगर के जानी मानी सेठों में गिने जाते हो, अब आप राजा से संबंध जोड़ो और जाओ राजा को भोज के लिए आमंत्रण। और सेठ रथ में बैठकर जाता है, बहुत सारे उपहार लेकर राजा के पास गया, राजा को उपहार दिए, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, भाई आप दोनों पहले तो कभी नहीं देखा। उसने अपना नाम बताया, कहने लगे, महाराज बस आपकी दया है, आपके नगर का ही सेठ हूँ, और मैं आपको अपने घर पे भोज का आमंत्रण देने आया हूँ। आपकी बड़ी दया होगी, बड़ी कृपा होगी, यदि आपके पांव हमारी कुटिया में पड़ जाए तो। हाँ क्यों नहीं, जैसे बोलो कब चलना है? महाराज कल दोपहर का भोज हमारे पास। ठीक है, राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, सेठ भी बड़ा प्रसन्न हुआ। सेठ वापिस आया, अपनी बहन को सारी बात बताई। बहन, मैंने राजा को बुला तो लिया, लेकिन अब तैयारियां कैसे करोगी? क्या खाएंगे, क्या लाना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। आप इसकी चिंता मत करो, ये सब काम तो मैं अपने आप ही कर लूंगी। और उस समय उसने क्या किया, बढ़िया सा भोजन तैयार कर रही है। अब उसको तो पता था भाई राजा की क्या पसंद है, क्या खाता है। जो भी राजा की पसंद का भोजन था, सारा भोजन उसने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया, और जो उसके भतीजे थे उन सबको बता दिया, तुम्हें ऐसे आव भगत करनी है, तुम्हें ऐसे लेकर आना है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने हैं। भाभी को भी सारी बात समझाई, एक बढ़िया सुंदर कालीन बिछाया गया है, बढ़िया मेज कुर्सी लगाई गई है, राजा के बैठने की पूरी व्यवस्था। राजा निश्चित समय पे आया, बहुत बढ़िया स्वागत किया, राजा भी बहुत खुश हुआ। अंदर लेकर आए, उनको बिठाया, और अब भोजन परोसने का समय आया तो रानी ने सब भोजन भिजवाती रही, खुद बाहर नहीं आई। राजा भोजन खा रहे हैं, जैसे उन्होंने भोजन को देखा, भोजन को देखते ही रानी की याद आ, कहते भाई आज तो
हर चीज कैसी है बहनों, मेरी मनपसंद, हर चीज मेरी मनपसंद की है। कमाल है, सेठ को कैसे पता चला भाई ये मेरी मनपसंद का भोजन है। इतने दिन हो गए आज तक मनपसंद का भोजन नहीं किया, जो रसोइये बना देते हैं वही खा लेता हूँ, लेकिन आज एक एक चीज बिल्कुल छाट छाट कर ऐसे बनाई गई है जैसे इनको पता हो कि मैं क्या खाता। और जब उसने भोजन खाना शुरू किया तब ऐसे लग रहा था जैसे ये भोजन पहले कभी खाया है। इसका स्वाद बिल्कुल ऐसा जैसे मेरी रानी विद्यावती बना। अब तो जैसे याद आई आंखों में आंसू आ गए। देखो क्या छोटी सी बात थी और मैंने अहंकार वश अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, कैसे होगी, उस झोपड़ी में कैसे रहती होगी, किस हाल में होगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ, मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ। उसे बड़ा महसूस हो रहा था और रानी पर्दे के पीछे छिपकर ये सब कुछ देख लिया कि आज भी राजा मुझसे प्यार करता है, आज भी राजा को मेरी याद आती है। बंधुओं, जब व्यक्ति साथ होता है ना तब उसकी कदर नहीं हो, लेकिन जब वो व्यक्ति हमसे अलग हो जाता है, जब वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, जब वो बिल्कुल हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, तब हमें उसकी कदर होती है, तब हमें याद आती है वो होता ना तो ये होता था, अगर वो होता तो मेरा इतना ध्यान रखता, यदि वो होता तो आज मुझे ये परेशानी नहीं होती। लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे पास होता है तब हम उनको जले कड़वे जितना भी गलत कहना होता है हम कहते हैं, जो कुछ करना होता है हम उसके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये संयोग और वियोग का चक्र है। जब वो हमसे दूर हो जाएगा फिर कौन हमारा इतना ख्याल रखेगा, कौन हमसे इतना लगाव रखेगा, वो बात की बात। इस समय तो पुरुष को ऐसा लगता है कि नहीं मैं बड़ा हूं और मैं जो चाहे कर सकता। उस समय राजा ने सेठ से पूछा, सेठ जी बड़ा सुंदर महल बनाया आपने। महाराज आपकी कृपा है। महल कहाँ, छोटी सी कुटिया है, बस ठीक है। घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और मेरी एक बहन है। अच्छा, आपके बच्चों को तो देख लिया, आपकी पत्नी को भी देख लिया, अपनी बहन से भी मिलवाओ ना। कहते महाराज बहन आने में थोड़ा शर्म खाती है। ये खाना किसने बनाया? महाराज ये सारा खाना मेरी बहन ने बनाया। कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट खाना तो बस एक ही जना बनाया करता था हमारे यहाँ पर। कहते सेठ जी अपनी बहन से मिलवाओ। कहते महाराज आपको मेरी बहन से मिलने के लिए कमरे में ही जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आएगी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कमरे में चल पड़े। महाराज कमरे में प्रवेश करते हैं और कमरे में छुपी हुई वो रानी विद्यावती जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, जैसे राजा ने कमरे में प्रवेश किया उनके चरणों को छूने के लिए वो नीचे झुक जाती, आंखों से अश्रुधारा बहती। महाराज पहचाना नहीं? राजा ने देखा, हैरान, विद्यावती तुम यहाँ? हाँ महाराज, कितने साल हो गए, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? अच्छा ये तुम पूछ रही हो? बार बार मुझे इस बात का पश्चाताप होता रहा कि मैंने तुम्हारा त्याग क्यों किया। विद्यावती ये सब क्या है? महाराज ये वही दरिद्र व्यक्ति है जो आज नगर सेठ बना हुआ है, ये वही उसकी पत्नी है, ये वही उसके 2 बच्चे हैं और ये महल वहीं पर खड़ा हुआ है जहां वो छोटी सी झोपड़ी हुआ था। विद्यावती वास्तव में तुम सच कहती थी कि नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अगर नारी समझदार है, नारी यदि सुघड़ है, नारी यदि बुद्धिमान है और नारी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है। विद्यावती तुमने ये सिद्ध कर दिया, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। रानी कहने लगी, नहीं नहीं महाराज
ये तो सब किस्मत के खेल है। यदि आप उस दिन मेरा त्याग नहीं करते या मुझे चुनौती नहीं देते तो इस व्यक्ति की किस्मत कैसे बदलती? ये तो दरिद्र का दरिद्र ही रह जाता। ये नगर सेठ कैसे बनता? महाराज, सब कुछ कर्मों के हिसाब से होता है। सब कुछ पहले से ही संयोग जुड़े हुए हैं। संयोग घटित हुआ, बात ऐसी बन गई कि मेरा यहाँ पर आना हो गया और देखो किस तरह से घर की दशा बदल गई। और मैंने ये सिद्ध कर दिखाया कि एक नारी क्या नहीं कर सकती। बंधुओं, सेठ अब राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, रानी भी प्रसन्न है। राजा अपनी रानी को ससम्मान लेकर अपने महलों में चले जाते हैं। लेकिन ये कथा हमें बहुत कुछ बता देती है। ये बता देती है कि किस तरह एक औरत अपने घर को, छोटे से घर को, भले वो टूटा फूटा क्यों ना हो, यदि चाहे तो उसी घर को महल भी बना सकती है। लेकिन उसमें इस बात की कला होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, बुद्धिमानी हो। अब आपके सामने